राधे राधे माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का अध्याय 1 दहन और ज्वाला। आज समझते हैं हम लोग दहन क्या होता है, दहन के बारे में विशेष रूप से जानकारी अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दहन के बारे में। देखिए दहन क्या होता है। दहन का मतलब होता है बाबू किसी भी पदार्थ का जलना। किसी भी पदार्थ का क्या करोगे आप? जलना। ठीक है, किसी भी पदार्थ को अगर आप जलाओगे, ठीक है, तो जलने से क्या होगा? आपको प्रकाश मिलेगा। क्या क्या मिलेगा बाबू आपको? प्रकाश और ऊष्मा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? प्रकाश और ऊष्मा। आप बोलेंगे सर प्रकाश और ऊष्मा कैसे मिलेगी? अब आप ही बताओ। आप लोग को हम बहुत पहले सिखा चुके हैं, यानी तो आप जानते हैं ठंडी के समय में जब आप लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं। अब ठंडी को दूर भगाने के लिए अपना लोग आग का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? जब हम जलाते हैं किसी भी लकड़ी को तो हमको क्या देखते हैं कि जब वो आग जलता है तो वहाँ क्या दूर दूर तक प्रकाश जाता है कि नहीं जाता है? और उसके बाद और उससे धुआं भी निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? जलता है तो क्या निकलता है? प्रकाश भी निकलता है। और आप उसके पास जैसे रहते हो तो आपका शरीर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इसके वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो भी किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उससे हमें क्या क्या मिलता है? प्रकाश और ऊष्मा मिलता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही है दहन। अब दहन का अगर डिफिनेशन बोला जाए तो देखिए किस प्रकार से हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। तो दहन के डिफिनेशन में बाबू हम लोग लिखेंगे वैसी रासायनिक प्रक्रिया, वैसी रासायनिक प्रक्रिया, वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है जिसे दहन कहा जाता है। जिसे दहन कहा जाता है। अब समझो बाबू हम क्या लिखे? वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। अब आपको समझना है बाबू कि ये रासायनिक कैसे है, जो दहन है ये रासायनिक कैसे हुआ रासायनिक। अब एक बात आप याद रखना, परिवर्तन आप लोग दो तरीका से होता है किसी भी पदार्थ का। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? दो। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो अब बाबू आप समझो भौतिक और रासायनिक में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझा रहे हैं। ये तो मेरा टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक। ठीक है, देखो बाबू भौतिक और रासायनिक में क्या। तो भौतिक क्या हुआ कि आप किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करोगे तो वह चेंज हो जाएगा। फिर उसको जो चेंज हुआ फिर उसको पहले स्टेज में या पहली अवस्था में ले आओगे तो वो मिल जाएगा, तो उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे बाबू अगर हम लोग जल को ठंडा कर देंगे ना, जल जब ठंडा हो जाएगा तो ये बर्फ बन जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बर्फ। और फिर वही बर्फ को अगर मान लो जैसे मान लो ठंडा करने के लिए हम जल को फ्रिज में रख दिए तो वो क्या हो गया? बर्फ बन गया। अब इसी बर्फ को मान लो फ्रिज से निकाल के अपने रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो ये बर्फ पिघल करके क्या बन जाएगा बाबू? जल बन जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? तो मतलब इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक पेपर लीजिएगा, पेपर को मान लीजिए ऐसे मरोड़ तरोड़ दिए। एक पेपर लाओ तो उधर से बाबू, लाओ जल्दी पेपर एक जल्दी लेकर आओ। ठीक है, देखो समझो थोड़ा हो।
जैसे मान लो ये अभी पेपर ऐसा है, अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इसको इस तरीका से हम क्या कर दिए, मोड़ दिए। मोड़ने के बाद अब इसमें जो परिवर्तन हुआ वह किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। अब जरा देखिए इसको जब हम लोग खोलेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर वही उसी रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो इसी को बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अब अगर इसको माचिस की सहायता से अगर हम इसको जला देते हैं बाबू, तो तुम ही बताओ जब ये जल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। क्या उस राख से आप फिर कागज बना सकते हो, नहीं। तो ऐसा जब भी आपको समझ में आए कि एक अवस्था से चेंज करने पर पुनः उसको दूसरे अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो वह होता है भौतिक परिवर्तन। तो इसीलिए अभी देखो बाबू, हम इसको क्या किए, जलाए। मान लेते इसको भी क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जब अब हम इसको जलाएंगे तो अभी बताओ जलने के बाद ये क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। तो क्या इसको हम फिर से अपनी अवस्था में ला सकते हैं, नहीं, नहीं ला सकते। तो इसका मतलब यह जो कागज का जो जलना हुआ, यह क्या हुआ बाबू, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब एक बात और याद रखो, दुनिया में किसी भी चीजों को अगर हम लोग जलाएंगे, क्या करेंगे बाबू, जो जलाएंगे तो जलने के बाद तो वो तो राख ही बन जाएगा। क्या उससे फिर वो अवस्था आएगा, नहीं आएगा। इसलिए हम कह देते हैं कि दहन जलना एक प्रकार का क्या है, दहन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दहन क्या है बाबू, रासायनिक परिवर्तन है। बात समझे या नहीं समझे। भौतिक और रासायनिक के बारे में हम लोग बहुत विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, बस अभी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब इस दहन में हम लोग क्या बोले थे, जब ठंडी में हम लोग आग जलाते हैं, मतलब लकड़ी को जलाते हैं, तो आग के पास जाते हैं, हम लोगों के शरीर में क्या हो जाती है, थोड़ा ठंडी दूर होती है और गर्मी आ जाती है या नहीं आ जाती है, आ जाती है। तो इसका मतलब हमें उससे क्या मिल रही, उष्मा मिल रही। उष्मा किस रूप में मिल रही, ऊर्जा के रूप में। हमें ऊर्जा मिला उससे, लेकिन किस रूप में, उष्मा के रूप में। आग के पास हम लोग जब ठंडी में जाते हैं तो ठंड से हमें छुटकारा मिलता है या नहीं मिलता है, तो मिला, तो हमको ऊर्जा मिला, लेकिन किस रूप में मिला, उष्मा के रूप में मिला। इसलिए दहन जो होता है बाबू, एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है बाबू, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। बात समझ गए या नहीं समझे। अब बात आती है कि जैसे अभी हम बोले कि मतलब वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब बात आती है, क्या इस दुनिया में हम हर पदार्थ को जलाएंगे तो जल जाएगा, या हो सकता है कि कुछ पदार्थ जलेगा कुछ पदार्थ नहीं जलेगा। अब देखो दो कंडीशन आया, कुछ पदार्थ जलेगा कुछ पदार्थ नहीं जलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग बाबू सोच लेंगे, अगर जो पदार्थ जलता है, अब देखिए ध्यान से पहले समझे क्या कंडीशन है अपने पास, कुछ पदार्थ जलेगा कुछ पदार्थ नहीं जलेगा। तो अपने पास दो ऑप्शन आ रहा है, कितना ऑप्शन है बाबू, दो, फर्स्ट ऑप्शन और दूसरा। अब दूसरा जैसे हम समझाते हैं, देखिए जो पदार्थ जलता है, जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दाह्य पदार्थ कहते हैं। और दूसरा, जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, अदाह्य पदार्थ कहते हैं। आप दिन ध्यान से समझिए, बोले पदार्थ का जलना तो है लेकिन कुछ जल सकता है कुछ नहीं जल सकता है। इसका मतलब हमको पदार्थ की प्रकृति को पता करना है कि कौन किस प्रकृति का है। तो देखिए बाबू, जो पदार्थ आसानी से मान लीजिए जल गया, आप उसको बोल देंगे दाह्य पदार्थ। अब जैसे आप समझेंगे दाह्य पदार्थ में कौन कौन जलता है, जैसे सूखी लकड़ी, आप समझिए सूखी लकड़ी क्या हो जाएगा, आसानी से जल जाएगा या नहीं जल जाएगा, जल जाएगा। मान लीजिए अगर भींगा हुआ भी लकड़ी है, तो अगर हम उसको जलाने के लिए कोशिश करेंगे तो वो तब तक नहीं जलेगा जब तक उसका ज्वलन ताप उसको नहीं मिलेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अभी हम आगे समझते हैं, पहले आप इसको समझिए। तो जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं बाबू, दाह्य पदार्थ, और जो नहीं जलता है उसे क्या कहते हैं,
अदाह्य पदार्थ। तो सूखी लकड़ी जल जाता है ना, कागज जल जाता है ना, कपड़ा जल जाता है ना, ठीक है, आदि कर दीजिए, ये सब आसानी से जल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और भी ढेर सारी चीजें जलती है। एलपीजी घर में गैस जलाते हैं कि नहीं जलाते? जल रहा है कि नहीं जल रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हुआ दाह्य पदार्थ। अब जो पदार्थ नहीं जलता है उसे क्या कहते हैं बाबू? अदाह्य पदार्थ। अब जैसे मान लीजिए अगर समझेंगे पत्थर जलता है? नहीं। पत्थर हो गया, बालू हो गया, ठीक है, कांच हो गया, ये सब क्या होता है? जलता है? नहीं जलता है। तो इस सबको क्या बोलेंगे? अदाह्य पदार्थ। क्या बोल देंगे बाबू? अदाह्य पदार्थ। समझ में आ गया? तो दहन समझ में आ गया, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ समझ में आ गया। अब बात आती है कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चीज चाहिए। अब तो दहन के लिए क्या चाहिए? दहन के लिए शर्त क्या होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ जलेगा? तो उसके लिए हम अभी देखिए कि दाह्य पदार्थ जलता है, अदाह्य पदार्थ नहीं जलता है। तो सबसे पहला नंबर में दहन के लिए आवश्यक शर्त है, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? दाह्य पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। दाह्य पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। उपस्थिति। अगर मान लीजिए अदाह्य पदार्थ आप ले लीजिए, आप उसको कितना भी जलाने की कोशिश करेंगे, क्या वो जलेगा? नहीं। इसलिए दहन के लिए दाह्य पदार्थ की उपस्थिति जरूरी है, ठीक है। दूसरा बात आता है बाबू वायु की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है, वायु की उपस्थिति। अगर वायु की उपस्थिति नहीं होगी तो वह नहीं जल पाएगा। और वायु से हम अगर किसी भी पदार्थ को अगर जलाते हैं तो वायु पहुंचता है और वायु में भी ऑक्सीजन से जलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप यहाँ कह सकते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वायु की उपस्थिति। वायु समय जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। अब मान लीजिए वायु में अगर मान लीजिए खाली उस माहौल में खाली अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही फैला देंगे तो जलेगा? नहीं, कभी नहीं जलेगा। जलने का हम जो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, आगे भी समझाएंगे आपको, ठीक है। तो पहले वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, और दूसरा दाह्य पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए बाबू? ज्वलन ताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्वलन ताप की उपस्थिति, ज्वलन ताप होना चाहिए, ज्वलन ताप की उपस्थिति, ठीक है, ज्वलन ताप की उपस्थिति। अगर ये होगा तब जाके क्या होगा? जल सकेगा किसी भी पदार्थ। अगर दहन तभी संभव है जब ये तीनों होगा। अगर इस तीनों में से कोई भी एक चीज की अगर अनुपस्थिति हुई तो समझ लेना दहन नहीं होगा। कोई भी पदार्थ जल ही नहीं सकता। कोई भी पदार्थ जलेगा तब ही ना दहन होगा, जलवे नहीं करेगा तो दहन होगा। जलने के लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। बिना इसके कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है। बात आप लोग समझे या नहीं समझे? आप बोलेंगे ज्वलन ताप क्या होता है, तो समझ लीजिए ज्वलन ताप। ज्वलन ताप होता है बाबू जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, मतलब सबसे कम ताप पर, ठीक है, वह कोई भी पदार्थ सबसे कम पदार्थ पर जलना प्रारंभ करता है, उसे क्या कह देते बाबू? ज्वलन ताप कह देते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान लीजिए एक कागज का टुकड़ा ले लेते हैं, उसको माचिस से ऐसे जला देते हैं तो कागज क्या हो जाता है? जल जाता है। मान लीजिए बहुत मोटा एक लकड़ी है, उसमें बिना किसी चीज का उपयोग किए हुए अब माचिस ऐसे आग लगाएंगे तो जल जाएगा? नहीं जलेगा। तो सबका क्या होता है कि ज्वलन ताप होता है। समझ में आ गया कि अगर उसको जलेगा तो माचिस से ही जलेगा, लेकिन अगर उसकी ज्वलन ताप नहीं मिला तो जलेगा नहीं। मान लीजिए सूखा कागज है तो उसको जला दिए तुरंत जल जाएगा, और उसको पानी में भिंगा दिए और उसके बाद हम उसको जलाने की कोशिश करेंगे, तब बताइए वो भींगा हुआ कागज तब तक नहीं जल सकता है जब तक कि उसको क्या नहीं मिल सके? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप मिल जाएगा तभी कोई भी वस्तु क्या होता है? जल सकता है। बिना ज्वलन ताप के कोई भी पदार्थ जलेगा नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग समझते हैं दहन के प्रकार, ठीक है, दहन के प्रकार। तो दहन के प्रकार में देखिए है 6 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। स्वतः दहन, तीव्र दहन, विस्फोट, मंद दहन, पूर्ण दहन, अपूर्ण दहन। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वतः दहन। स्वतः दहन क्या होता है बाबू? जिसमें किसी पदार्थ को आप जलाओगे ना,
खुद जलना प्रारंभ हो जाएगा अपने आप। समझे कि नहीं समझे? वैसा पदार्थ जो क्या होता है, उस जिसे वायु में खुला छोड़ देने पर अपने आप उसमें क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, या मतलब जलना प्रारंभ कर लेता है, उसे कहते हैं स्वतः दहन। जैसे हो गया सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, और हो गया सोडियम, ये सब हो गया, ठीक है, ये सब हो गया स्वतः दहन। अब देखिए बाबू, कभी कभी जंगलों में भी अपने आप आग लग जाता है, वो भी स्वतः दहन का क्या है, उदाहरण है। और जैसे जो कोयला के खान है, कोयला जहां से निकलता है, कोयला बहुत ऐसे खादान कोयला के हैं जहां अपने आप आग लग गया है, तो उसको भी किसकी कैटेगरी में रखा गया, स्वतः दहन के कैटेगरी में रखा गया है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब हम लोग समझते हैं तीव्र दहन। देखिए तीव्र दहन किसको बोलेंगे, मतलब कोई भी पदार्थ तेजी से जलना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा? तेजी से जलेगा, तुरंत जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा और प्रकाश और उष्मा देगा, तो उसे क्या कहेंगे बाबू, तीव्र दहन। जैसे हो गया पेट्रोल, जैसे क्या हो गया बाबू, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब गैस क्या होता है, तुरंत जलने लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब तो मतलब जो तुरंत जलना प्रारंभ कर देता है उसे क्या कह देते बाबू, तीव्र दहन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए अगला है विस्फोट। अब विस्फोट में क्या होगा बाबू, इसमें ध्वनि के साथ कोई भी वस्तु क्या करेगा, जलना प्रारंभ करेगा, मतलब आवाज भी देगा और प्रकाश भी देगा और उष्मा भी देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे शादी ब्याह में जो पटाखा उटाखा फोड़ते हैं ना, वो जो होता है क्या होता है, विस्फोट होता है। जैसे पटाखों का फूटना, पटाखे का फूटना, पटाखे का फूटना, ठीक है, ये क्या हुआ, स्वतः सॉरी विस्फोट हुआ। मतलब जिसमें क्या होगा, ध्वनि के साथ साथ प्रकाश और उष्मा भी मिलेगा, उसे आप क्या कहोगे बाबू, विस्फोट कहोगे। बढ़िया समझ में आ गया? अब देखिए अब आता है बात मंद दहन। मंद दहन किसको बोलते हैं? देखिए मतलब ऐसा दहन जिसमें अधिक समय लगता है। क्या बोले बाबू? ऐसा दहन जिसमें अधिक समय लगेगा और प्रकाश और उष्मा का अनुभव नहीं होगा, प्रकाश और उष्मा का अनुभव नहीं होगा, उसे कहते हैं मंद दहन। जैसे होता है भोजन का पाचन, जैसे क्या होता है बाबू, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो भोजन का पाचन जो है बाबू, वह किसका उदाहरण है, मंद दहन का उदाहरण है। बात आप समझे या नहीं समझे? चलिए अब आया पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। चलिए पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन के बारे में हम अगले पेज पर आपको समझाते हैं बढ़िया से। चलिए समझते हैं सबसे पहले पूर्ण दहन के बारे में। पूर्ण दहन, देखिए पूर्ण दहन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले बाबू हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। समझिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले समझते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन होता है बाबू, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक मतलब हाइड्रोकार्बनिक, कार्बनिक, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को बाबू हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो अब पूर्ण दहन में क्या होता है बाबू, आप इसको समझिए। तो पूर्ण दहन में हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को जलाया जाता है। किसको जलाया जाता है? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को, और पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए उतना उसको मिल रहा है। समझ गए? तो जब क्या कहेंगे बाबू पूर्ण दहन में, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब मान लो जलाया जाता है। क्या किया जाता है? जलाया जाता है। अगर जलाया जाता है तब बाबू बनता है, आपको मिलता है CO2 H2O प्लस प्रकाश और उष्मा। अगर ये मिल जाता है तो आप क्या कहोगे बाबू कि वह जो है पूर्ण दहन है। आप बोलेंगे सर अभी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक समझा दिया, हाइड्रोजन और कार्बन
भी समझा दिया, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। जैसे में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कार्बन का संकेत होता है C, हाइड्रोजन का होता है H। जैसे हो गया CH4, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए C2H5, ये भी C2H5 ये भी हो गया, और C2H6 भी हो जाएगा, C2H4 भी हो जाएगा। ये जो है C के साथ H4 आया, C2 के साथ H5 आया, C2H6 आया, C2H4 आया। ये कैसे आ रहा है ये लोग बाबू हम लोग क्लास 10 में सीखेंगे, कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर में, ठीक है। अभी केवल आप ये समझिए। तो कार्बन और यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। अब इसी में बाबू अभी देखिए हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ CH4 ले लिए, अब प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। जब ये CH4 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो आप हमेशा याद रखना CO2 और H2O बनेगा ही बनेगा। जब भी कभी आपको कुछ भी, जैसे मान लीजिए C2H4 लिखा हुआ है और O2 से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो आप बहुत आसानी से CO2 प्लस H2O प्लस प्रकाश प्लस उष्मा आप लिख दीजिएगा। समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो ये इस प्रकार का जो दहन होता है उसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण दहन। कहने का मतलब इसका डिफाइन अगर करेंगे, जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त होता है, और इसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण दहन कहते हैं। और बाबू इस प्रकार के दहन में, इस प्रकार का जो दहन है, इसमें बाबू ज्वाला जो होता है, ज्वाला का जो रंग होता है वह होता है नीला। ज्वाला का रंग कैसा होता है बाबू? नीला। तो पूर्ण दहन में ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला। और बाबू इस पूर्ण दहन में क्या होता है बाबू? ज्वाला का रंग तो नीला हो गया, इस समझ में आ गया। और इसमें कालिक का निर्माण नहीं होता है, इसमें कालिक का निर्माण नहीं होता है। कालिक आप समझते हैं जिसको अभी की दुनिया में आईलाइनर कहते हैं। आईलाइनर जो लगाता है ना, वो पहले मम्मी लोग क्या कहता है, नजर गुजर से बचाने के लिए क्या लगाती थी? कालिक। मतलब वो जो, मतलब काजल जिसको बोलते हैं, कालिक जो होता है, तो उसी कार्बन, मतलब जब कार्बनिक पदार्थ जब जलता था जो धुआं होता था, मतलब उसी से बनाया जाता था। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लीजिए एक पहले क्या किया जाता था कि मम्मी लोग मतलब दिया जलाती थी। क्या जलाती थी? दिया। दिया में क्या कर देती थी? किरोसिन, मतलब दिया ले लेती थी एक कांच का, या नहीं तो किसी डिब्बा हुआ में इस्तेमाल करती थी। पहले समय में क्या करती थी, उसमें किरोसिन तेल डाल दिया, उसके बाद उसमें कोई कपड़ा का ऐसे बत्ती बना के उसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसमें आग लगा दिया, और लगने के बाद उससे क्या होता है, जब वह जल रहा होता है तब क्या होता है, उससे कालिक बन जाता था। तो मतलब वहां पर होता था अपूर्ण दहन। कौन दहन होता था? अपूर्ण दहन। तब जाके कालिक निर्माण होता है। लेकिन जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को हम जलाएंगे तो उसमें कालिक का निर्माण नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, कालिक का निर्माण नहीं होता है। तो पूर्ण दहन में यही है पूर्ण दहन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब अपूर्ण दहन के बारे में बात करेंगे बाबू। तो अपूर्ण दहन में भी वही बात होगा। अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन में भी बाबू हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को जलाया जाएगा। किसको जलाया जाएगा? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को जलाया जाएगा। लेकिन हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को जलाया जाएगा, यौगिक को क्या किया जाएगा बाबू? जलाया जाएगा। लेकिन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है ना बाबू, तो अपूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रकाश और उष्मा। क्या बनता है बाबू? प्रकाश और उष्मा। कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रकाश और उष्मा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब ये बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू?
अपूर्ण दहन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? अपूर्ण दहन। समझ में आ गया? और इसमें जो है ज्वाला का कलर होता है पीला। कैसा होता है बाबू? पीला। ज्वाला का कलर कैसा होता है? पीला। और इसमें कालिक का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? कालिक का निर्माण होता है। निर्माण होता है, इसमें कालिक का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया या नहीं समझे? समझे? यही है पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की क्लास में बाबू पढ़ेंगे। आगे की क्लास में माचिस का आविष्कार। माचिस का माचिस का आविष्कार और मोमबत्ती का आविष्कार। और किसका आविष्कार? मोमबत्ती। मोमबत्ती। ठीक है। माचिस कैसे बना, सर्वप्रथम किसने बनाया, ठीक है। कौन सा माचिस हमारे लिए जो अभी यूज कर रहे हैं वो उसमें जो किस किस का इस्तेमाल किया जाता है, क्या किस तरीका से वो बनता है, माचिस की तीली में क्या रहता है, जिससे हम घिसते हैं वो क्या रहता है, ये सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानकारी अध्ययन करने वाले हैं। समझ में आ गया? चलिए, राधे राधे।